हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड देवभूमि, हिमवंत और भी कई नामों से हमारे उत्तराखंड को जाना जाता है। और आज उत्तराखंड ने अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं निर्माण के। इसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था और आज इसके हो जाते हैं टोटल 25 ईयर्स। तो हैप्पी बर्थडे टू उत्तराखंड और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इन 25 सालों में उत्तराखंड ने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है और कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो अभी भी अचीव करने बाकी हैं। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस शुभ अवसर पर। तो ईयर ऑफ फॉर्मेशन आप जानते ही हैं, कब हुई थी? सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड को अगर समझना है तो उसकी टोपोग्राफी को समझना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो छोटा सा हम एक सर्वे देखेंगे कि इसकी टोपोग्राफी कैसी है, क्या क्या यहाँ के इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं और 2000 से लेकर अब तक यानी कि 25 वर्षों में गवर्नेंस किस प्रकार की रही। और जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड की, उनमें से जिसमें अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है, वो है गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की एक स्थायी राजधानी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इस पे बहस जारी है। अनएम्प्लॉयमेंट उत्तराखंड की कोई अकेली की समस्या नहीं है, लगभग सभी राज्यों में यह स्थिति है। और यूथ के समक्ष जो असंतोष है वो भी हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है कई कारणों से। चर्चा करते हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी से। रही बात उत्तराखंड की हिस्ट्री की, तो उत्तराखंड की हिस्ट्री लगभग उतनी ही पुरानी है जितने कि हमारे भारत के इतिहास की। उतनी ही पुराना इतिहास है भारत उत्तराखंड का जितना भारत का इतिहास है पुराना। उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। और उत्तराखंड को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। राइट। ये बात और है कि जिस ईयर से इंडिया की हिस्ट्री का मॉडर्न वाला पार्ट शुरू होता है, उसके काफ़ी बाद शुरू होता है उत्तराखंड का मॉडर्न वाला पार्ट, यानी कि 1815 AD ऑनवर्ड्स। उत्तराखंड की टोपोग्राफी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। उत्तराखंड एक तरीके से देखा जाए पूरी तरीके से एक हिमालयन स्टेट है, सिर्फ कुछ पोर्शन को छोड़ के। और उसकी इस विशेष टोपोग्राफी को ध्यान में रखते हुए ही इसका निर्माण किया गया है। यानी कि उत्तराखंड वॉज क्रिएटेड ऑन द जियोग्राफिकल बेसिस एंड इट्स यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी। तो आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में हिमालयास की 4 रेंजेस पास होती हैं। ये देखिए, ट्रांस हिमालयास, उसके साउथ में ग्रेटर हिमालयास, उसके साउथ में लेसर और फिर शिवालिक। कुछ पोर्शन प्लेन का भी यहाँ पर, जिसको भाबर और तराई कहते हैं, लेकिन ये ट्रू प्लेन्स नहीं है। और कुछ पोर्शन दून और द्वार और गंगा का जो मैदान है वो इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से साबित करता है कि ये हिमालयन स्टेट है यहाँ पर, और ये पूरी तरीके से हिमालय यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। काफ़ी फ्रेजाइल इकोलॉजी है यहाँ की, और हिमालयास अभी भी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि ये एक अनस्टेबल लैंड मास है। इस चीज को ध्यान में रखकर यहाँ पर उस गति से विकास नहीं किया जा सकता जैसा कि मैदानी क्षेत्रों वाले राज्यों का किया जा सकता है। तो इसकी वजह से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज स्टॉपिंग द गवर्नमेंट टू मेक डेवलपमेंट इन अ रैपिड प्रोग्रेस, तो आप क्या कहेंगे? इसकी फ्रेजाइल इकोलॉजी। राइट। तो ये हमको परमिशन नहीं देता कि आप उस प्रकार से विकास कर सकें, लेकिन फिर भी बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है, विकास भी कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो एनवायरमेंटलिस्ट भी इससे परेशान रहते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाने की जरूरत क्या है। लेकिन फिर भी विकास भी जरूरी है, संरक्षण भी जरूरी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सरकारों ने विकास कार्य भी यहाँ पर किए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर चैलेंज अभी भी है। राइट। इकोलॉजिकल चैलेंजेस आप जानते ही हैं कि किस तरीके से सेंसिटिव स्टेट है, और कई प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उत्तराखंड में अक्सर आती रहती हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड, और ये जोन 5 वाले रीजन में आता है। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, फ्लैश फ्लड, 2013 का फ्लैश फ्लड हम सभी को याद है, इतने बड़े संख्या में लोग मारे गए थे उस समय, केदारनाथ वाली त्रासदी। और फिर अभी हाल ही में एक फ्लैश फ्लड और भी हुआ था, GLOF का नाम सुना होगा आपने, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये सारी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं यहाँ पर कभी भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ट्रिगर कौन करता है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो इसको भी कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी इसका विकास किया जा सकता है सस्टेनेबल तरीके से। फिलहाल हमारे डिस्कशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है गवर्नेंस टिल 2025 और प्रॉब्लम ऑफ द परमानेंट कैपिटल, दैट इज गैरसैंण। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, लेकिन वो एक अस्थायी राजधानी है, ना कि स्थायी। गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए शुरू से ही कवायद चल रही थी, लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में। फिलहाल
हरीश रावत जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तराखंड के, इन्होंने वादा किया है कि 2027 में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल बना ही देंगे। राइट, ये उनकी घोषणा है। गैरसैंण इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझते हैं। तो गैरसैंण लाई करता है उत्तराखंड के चमोली वाले जिले में, और वो लगभग कह सकते हैं कि उत्तराखंड की ऐसी स्थिति में है जो बीच में है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में है। कुमाऊं के लिए भी ठीक है और गढ़वाल के लिए भी ठीक है। तो और उसका ऐतिहासिक महत्व भी है। जो एंशिएंट किंगडम हुआ करते थे कत्यूरी, इन सब की कैपिटल भी रह चुकी है ये। तो उस चीज को ध्यान में रखकर जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जब आंदोलन चलाया था सेपरेट स्टेट बनाने के लिए, तो पहले ही से ही ये उनके मोमेंटो में था कि इसको क्या बनाया जाएगा, कैपिटल बनाया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों राजनीतिक कह सकते हैं कि समझ में कुछ कमी हो गई हो, आपसी समझ में ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है कि चाहे कांग्रेस की सरकार बनी हो चाहे बीजेपी की, लेकिन गैरसैंण पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई आज तक। वाई? तो गैरसैंण कैपिटल बने, इस पर बहस अभी भी जारी है, और देखते हैं कब गैरसैंण एक स्थायी राजधानी बनती है उत्तराखंड की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनएम्प्लॉयमेंट और अनरेस्ट अमंग द यूथ। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं देखा जा सकता, लगभग सभी राज्यों में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति लगभग वही है। लेकिन फिर भी सर्वे के अनुसार 2023-24 का जो सर्वे था उसके अनुसार 4.5% से घटकर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटकर 4.3% हुआ है उत्तराखंड में। ओके, फ्रॉम 4.5% टू 4.3%। तो थोड़ा सा इसमें हमको देखने को मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा उत्तराखंड में कम है, और ये तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में से एक है पूरे इंडिया में उत्तराखंड। तो इसमें हम एक अच्छे मार्क्स दे सकते हैं उत्तराखंड को। लेकिन फिर भी एक और बड़ी समस्या उत्तराखंड में है, और वो है माइग्रेशन। क्योंकि जो हिली रीजन्स है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर कोई ऐसी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है फॉर द लिवलीहुड टू द बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, और इन द देहरादून रीजन ऑल्सो। तो वो जो रीजन्स हैं वो खाली पड़ जाते हैं, और कई सारे घोस्ट विलेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने समय समय पर कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं कि लोगों को वहीं पर इस प्रकार से रोजगार प्रदान किया जाए जिससे कि माइग्रेशन में कमी लाई जा सके। राइट, तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, और आप एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, अनरेस्ट अमंग द यूथ। यूथ जो पढ़ा लिखा युवा है उसको चाहिए नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमको यहाँ ये भी देखने को मिली है कि जब भी कोई परीक्षा करवाई जाती है तो हर परीक्षा कोर्ट में पहुँच जाती है, और रिजल्ट आने में 2-2, 3-3, 4-4 साल तक का समय लग जाता है। और जो यूथ है वो ठगा हुआ सा महसूस करता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा पेपर लीक का भी प्रकरण अक्सर यहाँ देखने को मिला है। यहाँ तक कि आयोग दोबारा एग्जाम कराने पड़े हैं, और अभी भी यूके SSSC का एक एग्जाम दोबारा होना है लीक हो जाने की वजह से। इसकी वजह से भी एक ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाया ये जो लोक सेवा आयोग है कि ये फेयर तरीके से एग्जाम करवा रहे हैं या नहीं। राइट, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे माइलस्टोन को अचीव करना अभी भी बाकी है। फ्रेजाइल स्टेट है, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ओके, तो इन्हीं चुनौतियों के बीच में उत्तराखंड ने अपने 25 वर्ष पूरे तो कर लिए हैं, लेकिन चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, और उत्तराखंड स्लोली बट श्योरली एक डेवलप्ड स्टेट बन के रहेगा एक दिन, होपफुली। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे उत्तराखंड वंस अगेन। थैंक यू।